ओके सर, गुड इवनिंग। हेलो, रिकॉर्डिंग गया है? देखो तो रिकॉर्डिंग मैसेज गया है ना हाँ आप लोग? ओके, ठीक है। तो सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो किस बात का गुड इवनिंग सर? सर जीएसटी का गुड इवनिंग। तो पढ़ना है ना जीएसटी। बहुत आईटीसी चल रहा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत सारा चीज़ किया सर इनपुट टैक्स क्रेडिट में। अब थोड़ा सा मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। छुटकारा इन द सेंस बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे। अब बात किस पे करेंगे सर? रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी में बात हो जाए। हाँ सर। हाँ सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे बात हो जाए तो चलो सर। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जीएसटी जीएसटी तो हम लोग बहुत करते हैं। तो ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे हम लोग कहीं पर भी जाते हैं बिजनेस वगैरह अगर करना चाहते हैं तो आजकल एक कॉमन पॉइंट हो गया ना कि क्या तुम्हारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है अगर आप बिजनेस में आना चाहते हो। तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो लाइसेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। बिजनेस करने में दिक्कत हो सकता है। लोन वगैरह मिलने में दिक्कत हो सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ सर। अरे बोलो सर, ऐसा सुने कि नहीं सुने आप लोग? है ना सर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहना नहीं रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो तो हम लोग उसी पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उसमें हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। अगर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन आज हम लोग बेसिकली जिस चीज़ में मेनली बात करेंगे दैट इज़ मेनली कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग इतना देर से आईटीसी में बात कर रहे थे। हाँ सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो क्या आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो सर? बताओ मुझे। अगर आपका जीएसटी में मतलब आप बेसिकली बिजनेस तो करते हो, आप बिजनेस तो करते हो बट क्रेडिट जो मिलना आपके लिए एक एडवांटेज है। हाँ सर, क्रेडिट मिलना किसी भी बिजनेसमैन के लिए एडवांटेज है, ये सुनो। अरे बताओ सर। ये जो यस इनपुट सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोग इतना देर से पढ़ रहे थे कि आप परचेस करने के टाइम पे 500 का टैक्स दे के आए हो, ठीक है। वाइल बाइंग, जब आप बाई करते हो कोई प्रोडक्ट आप 500 रुपीज का टैक्स पे करते हो। और जब आप सेल करते हो तो सपोज आपने 700 का टैक्स कलेक्ट कर लिया। 700 रुपीज का टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट आपको बोलते हैं कि भाई दो, 700 का टैक्स दो। तब आप गवर्नमेंट को क्या बोलते हो? अरे रुको सरकार रुको, हमने पहले आपको इनपुट टैक्स दे चुके थे। तो अब आपको मैं 700 नहीं, 500 का क्रेडिट है मेरे पास, जो आपका कहाँ रहता है क्रेडिट लेजर में। तो मैं आपको भी 200 ही दूंगा, जस्ट 200। अब ये सब खेल क्या है? अगर रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहने का बहुत सारा बेनिफिट है। मैं आप लोगों को बेनिफिट वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। सारा का सारा बेनिफिट बताऊंगा मैं आप लोगों को कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहने पे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। बट बेनिफिट से पहले आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया आज है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो ओवरऑल प्रोसीडियर है, ठीक है, कि किसको रजिस्टर करना चाहिए, कब रजिस्टर करना चाहिए, कितना टर्नओवर होने से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ठीक है। दीज आर दी थिंग्स जो मुझे लगता है कि आज आप लोगों से बात कर लेना चाहिए, ठीक है। आज आप लोगों से बात कर ही लेना चाहिए। तो चलो सर, मैं आप लोगों से एक एक करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं बेनिफिट वगैरह का बात भी आप लोगों से करूंगा कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा तो क्या बेनिफिट है सर, अगर कोई नहीं करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। एवरीथिंग आई विल डिस्कस एवरीथिंग सर। तो चलो सर, वाइटल चैप्टर है, बहुत वाइटल चैप्टर। इवन एज ए कंसल्टेंट जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो किस बात के लिए आएगा? वो बोलेगा भाई या तो रजिस्ट्रेशन करना है या रजिस्ट्रेशन को कुछ चेंजेस करना है। कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना, अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको आज पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के संबंधित मतलब रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं ओवरऑल बात करूंगा आज। आज डिटेल्स में एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कोशिश करूंगा, बट आज मैं ओवरऑल आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा। तो सर कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा आप लोगों को। ओके सर, चलो। पेशेंस तो आप लोग हमेशा दिखाते हो, आज भी दिखा देना पेशेंस। ये सब सीए में बनने का सबसे बड़ा चीज क्या है सीएस बनने का? पेशेंस। हाँ सर, जिसके पास पेशेंस है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का,
वो भी पेशेंस। जिसके पास पेशेंस है उसके पास हर चीज का सक्सेस है, पेशेंस नहीं तो कुछ भी नहीं। सर क्या बोलते हो? हाँ सर, दुनिया के हर एक चीज देख लो आप एक बार आंख उठा के, जिसका पेशेंस का कम थी उनको हर चीज में प्रॉब्लम, और जिनके पास पेशेंस है वो धीरे धीरे ही सही पहुंच जाते हैं। ओके सर, स्क्रीन शेयर है कि नहीं प्लीज कंफर्म कीजिएगा। है दादा। ओके सर, ठीक है। तो चलो सर, धीरे धीरे ही सही हम लोग पहुंच गए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पास। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक एक करके सारा का सारा पॉइंट में बात करेंगे। ऐसे ये सब डेटा मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया, पहले भी बताया, फिर से बता सकते हैं कि ये हमारा एक डेटा है, मतलब ये गवर्नमेंट के साइड से ही मिला जीएसटी काउंसिल का, कि करेंटली इंडिया में हर एक स्टेट का कितना कितना जीएसटी का, मतलब कौन से स्टेट से कितना जीएसटी कलेक्ट हो जाता है, बेसिकली स्टेट वाइज जीएसटी कलेक्शन। तो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र है, गुजरात। इसका मतलब क्या है, जहां जहां बिजनेस या सप्लाई ज्यादा होता है, तो आप चेक कर सकते हैं सर, गुजरात, महाराष्ट्र, और कौन सा अच्छा है, कर्नाटका अच्छा है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका भारत का 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस एरिया है सर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। क्या है यहाँ पर, भगवान इतना, मतलब लोग मेहनती होगा, भगवान तो उसी के साथ होते हैं जो मेहनती होते हैं। ये एरिया भी अच्छा है, बट सर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, दिस इज ऑल्सो ए गुड एरिया। अच्छा, इससे अच्छा है यहाँ पर तमिलनाडु, दिस इज अ वेरी गुड एरिया। केरल में छोटा है but ठीक है। उत्तर प्रदेश, इसके पास क्षमता बहुत है, इसके पास कैप, मतलब ये बहुत बड़ा स्टेट है भारत का, इसका कैपेसिटी बहुत अच्छा है, बट कुछ प्रॉब्लम है इसका, जरूरत से ज्यादा। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इक्वल लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना। ये जो एरिया है सर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये जो एरिया है, ये एरिया थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये भी थोड़ा सा अभी, इसको इसको इसके पास भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अब बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कैसे बिजनेस बनाता है, तब उस पर डिपेंड करेगा कि, सॉरी भूटान ले लिया ना, भूटान नहीं आएगा, भूटान तो दूसरे कंट्री का है। तो सर ये कलेक्शन होता है, रजिस्ट्रेशन होगा तब ना, रजिस्ट्रेशन जिस सब बिजनेसमैन का रहेगा उन्हीं से सरकार कलेक्ट कर सकता है, ये सर नो सर। ये जो आप करोड़ देख सकते हो 1.85 लाख करोड़, गुजरात का 78,000 करोड़, इसका 83,408 करोड़। जस्ट मतलब मुझे जस्ट एक चीज आप कंफर्म करो कि इतना सारा कलेक्शन तभी ना होगा जब रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये सुनो, हाँ सर। है ना। तो इसका मतलब है रजिस्टर्ड बिजनेसमैन जरूरी है हमारे कंट्रीज में, तभी जाके गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। तो इतना सारा पैसा कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा सर? क्या इसके मतलब हर किसी को रजिस्टर करने के लिए बाध्य कर दे, हर किसी को रजिस्टर करने के लिए बाउंड कर दे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर सकते, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके, इवन अंडमान निकोबार से भी 361 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो जाता है। लक्षद्वीप, ये भी छोटा सा आइलैंड है, 20 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन कर देता है। अरे वाह, बढ़िया है। गोवा का अच्छा है सर, छोटा है बट 4,280 करोड़। केरल भी छोटा स्टेट है, ये भी अच्छा कर देता है। सिक्किम इज ऑल्सो वेरी गुड, 2,248 करोड़, इतना छोटा सा स्टेट है, पिद्दा सा, एकदम दीपक की तरह जलता है, बट सीरियसली अच्छा है। ओके सर, अब इसका हर चीज का, हर एक स्टेट का अपना अपना पावर है, हर एक स्टेट अपने बिजनेस दिखा के अपना बिजनेस को बढ़ा के कर सकता है। बट हमारा करंट डिस्कशन जो एरिया है दैट इज रजिस्ट्रेशन का, एवरीथिंग बात होगा सर। ओके, तो चले सर, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड बातें करना चाहिए। तो चलिए सर, क्या बात करें रजिस्ट्रेशन पे। अगर मैं रजिस्ट्रेशन में बात करूं तो इम्पोर्टेंट एरिया जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर, जैसे कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सिंपल बात है सर, कुछ सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कौन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए करना है, किसको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, लंबा प्रोसेस है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कुछ भी चेंजेस करना हो, कैंसिलेशन करना हो तो, एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, रिवोक कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा सवाल का जवाब मिलेगा सर, ऐसा बहुत सारा जवाब, सवाल का जवाब मिलेगा आज आपको
कि रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ये सब चीजें क्या है, कहां पर बोला गया है, आई विल डिस्कस। ओके, सेक्शन 22, सेक्शन 22 सीजीएसटी एक्ट के अंदर चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर कुछ सेक्शन में ये सारा के सारे चीजों के बारे में बात किया गया, जैसे सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 20 एंड 30। सर क्या बोला गया है? सर बोला गया कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। क्या याद रखना है सर? हाँ सर याद रखना है। प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन 25, डीम्ड रजिस्ट्रेशन 26, special provisions relating to casual taxable person and non-resident taxable person 27, and amendment of registration 28, and cancellation of suspension of registration 29, and revocation and cancellation of registration मतलब कैंसिल करने से रोकना, दैट इज 30। ओके, सेक्शन 30। तो इतना सारा सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो 22 से लेके 30 तक का सेक्शन, तो ये समरी नोट्स है मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस ही करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी सारा क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, जो आप लोग घर में एक बार जरूर देखोगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ठीक है। ब्रॉड मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, थोड़ा बहुत स्मॉल एमसीक्यू टाइप्स भी है, ट्रू फॉल्स टाइप्स का भी है, तो जरूर देखिएगा सब। बट उससे पहले थोड़ा पढ़ लिया जाए सब। हाँ, ओके सर, चलो। तो नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है सर? नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन सर कहता है कि रजिस्ट्रेशन इज इन जीएसटी इज पैन बेस्ड। क्या कहता है सर? रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पैन के थ्रू से करना होगा। एंड ये स्टेट स्पेसिफिक है, मतलब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको हर एक स्टेट में रजिस्टर होना पड़ेगा। मतलब इंडिया बेसिस कुछ नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिस नहीं होता। इसीलिए तो मैं आपको स्टेट वाइज कलेक्शन दिखा रहा था, इसीलिए तो मैं आपको क्या दिखा रहा था सर? स्टेट वाइज कलेक्शन दिखा रहा था ना, कि हर एक स्टेट का कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरा कंट्री कितना कलेक्ट कर रहा है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कलेक्शन डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर ही, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया थोड़ी ना बनेगा जब तक सारा का सारा स्टेट नहीं बनेगा। ये सभी स्टेट मिलजुल के ही तो इंडिया है, ठीक है। कहते हैं सर, एक कहावत है, आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमारे शरीर का एक पार्ट भी, मतलब इफ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैंडीकैप है तो पूरा का पूरा शरीर हैंडीकैप हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि शांति कब मिलेगा पता नहीं, एकदम बेकार जिंदगी जा रहा है, बहुत बार हम लोग गुस्से में बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये पूरा भारत में 135 करोड़ आबादी है, उससे भी ज्यादा हो रहा है। और ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स एंड कितना इंडियन टेरिटरी कितना है सर? 9 यूटीज। 135 करोड़ की आबादी, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो कहते हैं, ये कहावत है सर, ये हमारे पुराने जो भी धर्म ग्रंथ है, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो वहां पर एक बहुत सुंदर लाइन है कि हर एक देश के लिए, हर एक समाज के लिए, तब तक वो समाज, वो पर्टिकुलर कंट्री हैप्पी नहीं हो सकता अगर समाज के एक भी इंसान मतलब हैप्पी नहीं है। मतलब अगर एक स्टेट भी अगर खराब हालत में है, सपोज आज अगर बिहार का हालत बहुत खराब है, ऑब्वियसली खराब है बहुत ज्यादा, झारखंड डेवलप कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी बहुत सिचुएशन गंभीर है, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, कश्मीर का हालत अभी ठीक करने की कोशिश चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी, नागालैंड वगैरह में बहुत प्रॉब्लम। तो कहा जाता है कि जब तक पूरा स्टेट का एक एक स्टेट ठीक नहीं हो जाएगा, तब तक एक कंट्री कंप्लीट पीसफुलनेस में नहीं आ सकता। इवन एक इंसान भी जब तक प्रॉपरली पीसफुल नहीं रहेगा, तब आप भी पीसफुल नहीं रह सकते, मैं भी पीसफुल नहीं रह सकता। मतलब शांति तभी मिलेगा जब सबको शांति मिलेगा। मतलब सभी को खुश रहना जरूरी है। सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। उस पर जीएसटी कलेक्शन एक बहुत बड़ी बात है। बिजनेस का डेवलपमेंट, कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलो सर, स्पिरिचुअल बातें करके क्या फायदा? फायदा है, बहुत फायदा है। जीएसटी इज पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर स्टेट के बेसिस पे आपका एक रजिस्ट्रेशन, और यूनियन टेरिटरी होगा तो उसके हिसाब से। आप लोग जानते हो ना सर, हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी है। हाँ सर, बोलो हाँ सर। सर। यहाँ से आइडेंटिफाई करके बताओ 8 यूनियन टेरिटरी, जल्दी जल्दी बोलो। आइडेंटिफाई करके जल्दी जल्दी बोलो 8 यूनियन टेरिटरी।
अरे बोलो, मैं हेल्प करूं सर? कोई तो स्टार्ट करो। सर न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, वेरी गुड सर। न्यू दिल्ली हो जाएगा, दमन एंड चंडीगढ़ हो जाएगा, दमन दीव, दमन दीव इधर आएगा, हाँ। दादरा नगर पुदुचेरी। हवेली, पुडुचेरी, वेरी गुड सर, पुडुचेरी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। कितना हो गया? 4 5 6 7 8, बस यही है ना? कुछ मिसिंग? एक एक बाकी है। क्या बाकी है? बोलो सर। कुछ बाकी नहीं है? 9 है ना सर? हाँ सर, 8 नहीं हुआ ना? ओ 8 9 है, अच्छा क्या बाकी रह गया बोलो। 9 ही है। दादर एक था ना? दादर। दादरा, दादरा एंड नगर हवेली, हाँ सर ये वाला, दिस वन, महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर में है। दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। याद आ जाएगा आप लोगों को? ये सब यूनियन टेरिटरीज है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में चलता है। यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से चलता है। दिस दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। जहाँ पर जो भी राज्यपाल होते हैं, मतलब दैट इज क्या बोलते हैं, गवर्नर के इसमें चलते हैं सर। ठीक है, अब उसमें लॉ के डिटेल्स में नहीं जाते, मेन पॉइंट में आ जाते। तो यूनियन टेरिटरीज और बाकी 28 स्टेट्स, ठीक है। However, a business entity having separate place of business in a state may obtain separate registration for each of its place of business. एक business entity one registration पे भी हो सकता है per state या per union territory. However, a business entity having separate place of business in a state may obtain separate registration. हर state के लिए आप separate registration ले सकते हो for each of its place of business, हर place of business के लिए। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक प्लेस में बिजनेस करता हूं और बाकी जगह में भी मैं बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं, क्या उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन हो सकता है? ये सर हो सकता है, उसको कैजुअल टैक्स रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। मैं आपको आगे बताता हूं कि किस तरह से कैजुअल टैक्सेबल मतलब पर्सन के हिसाब से आप आ सकते हो। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। आज बहुत सारा पॉइंट एक साथ बात करेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है, याद रखने का जरूरत है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर को बोलते हैं सिर्फ जीएसटीआईएन, ठीक है, जीएसटीन भी बोलते हैं। ये सुने होंगे आप लोग, बड़ा ही पॉपुलर है। जब भी किसी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको जीएसटी नंबर मिलता है, दैट इज 15 डिजिट का नंबर होता है। एंड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटिंग देयरइन दिस जीएसटीन इज मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट ऑफ द जीएसटीएन कॉमन पोर्टल। ये जीएसटीआईएन मिलने के बाद जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल होता है ना सर, जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटी कॉमन पोर्टल, देखते हैं सर क्या मिलता है। अरे आजकल ये दूसरी मतलब गलत गलत साइट आ जाता है, जिसको आना चाहिए वही नहीं आता। जीएसटी कॉमन पोर्टल तो सब अपना इतना अच्छा करके रखा है, जीएसटी कॉमन पोर्टल ये वाला सर, gst.government.in, देख पा रहे सर? जैसे ही आपका जीएसटी आइन हो जाएगा, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, अब यहाँ पर लॉगिन वगैरह सब कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, देख पा रहे सर आप लोग? सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। मैं बस एक दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, और या फिर अगर आपका पुराना कुछ टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर है, मैं ये भी बताऊंगा आपको, टीआरएन के बारे में भी बताऊंगा। और ये रहा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप पहले फॉर्म को फिलअप करो। ठीक है, आप कौन हो, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल एड्रेस, ओटीपी ईमेल में आएगा, मोबाइल नंबर में भी आएगा, उसके बाद आपका फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्म, इस तरह का फॉर्म सिस्टम पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ सर। ठीक है, दीज आर दी थिंग्स जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके साथ साथ काफी सारा पॉइंट है। ठीक है, नॉट जस्ट दीज थिंग्स बट बहुत सारा चीजें। अब आगे देखते हैं सब। रजिस्ट्रेशन तो फिर 15 डिजिट का नंबर मिलता है जीएसटीएन में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक, दैट इज सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस।
सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी एंड सेसेस, सबके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन से ही काम बनता है सर। स्पेसिफिक टैक्स के हिसाब से, मतलब सीजीएसटी टैक्स अलग, एसजीएसटी टैक्स का अलग, यूटीजीएसटी का अलग, ऐसा नहीं होता। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सब इसके अंदर आ जाता है, और कोई जीएसटी सेस भी हो तो भी आ जाएगा। चलो सर, अब ये तो समझ में आ ही रहा है। अब आगे बात बढ़ाएंगे कि सर पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल कौन कौन है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना सर? हेलो, अरे मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों तक? कम्युनिकेट हो रहा है? ओके सर, तो देख लो सर कि किसको जीएसटी रजिस्टर करना जरूरी है। अगर आपका खुद का बिजनेस हो, किसी कोई और आपको पूछते हैं कि भाई बताओ, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप सीए हो, तो बताओ दो सर कि रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या बात है, तो किसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। दोज हु एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो भी मैं बताता हूँ सर आपको। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट का बात आया तो थ्रेशोल्ड लिमिट में आपका आ जाता है, एक सेकेंड रुको, क्या हो जाता है मेरा कभी कभी, थ्रेशोल्ड लिमिट एलाबोरेटेड सेपरेटली इन द डायग्राम। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन एटसेट्रा, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने से तो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, तो वो लिमिट मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन अगर लिमिट को मैं 2 मिनट साइड करूँ, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, आपका बिजनेस किसी और को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो किसको रजिस्टर करना पड़ेगा? जो ट्रांसफर कर रहा है या जो जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है? आपका बिजनेस आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन किसके लिए लायबल है? जो ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी? क्या लगता है सर? बोलो, ट्रांसफरी ना? हेलो, अरे बोलो तो सही। ट्रांसफरी जो है वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, जिस दिन से बिजनेस उसके नाम पे हो रहा है उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए जीएसटी पे। इन केस ऑफ ए अमलगमेशन, डिमर्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एटसेट्रा, अगर कोई बिजनेस अमलगमेट हो रहा है, डिमार्ज हो रहा है, डिमार्ज अमलगमेशन समझते हो सर? हाँ, एक एग्जांपल आपको रिसेंट ट्रेंड का दे सकता हूं मैं। जैसे रिसेंटली कुछ बिजनेस का मार्जिंग हुआ है, आप लोग जानते हो ना, वोडाफोन एंड आइडिया। हाँ सर, वोडाफोन आइडिया का क्या हो गया, मार्ज हो गया कि नहीं? है दादा। अभी क्या कहलाता है ये? वी, है ना? वीआई। वीआई, वी कहते हैं। तो वोडाफोन आइडिया में मार्ज हो गया। ये पहले अलग अलग बिजनेस हुआ करता था। अब कोई बिजनेस पहले एक था अब अलग हो गया, ऐसा भी ऑप्शंस आपको मिलेगा जानने को कि पहले एक था अब अलग हो गया। जैसे एग्जांपल, हीरो। हाँ बोलो, हीरो। हीरो होंडा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। हीरो होंडा, ये पहले एक हुआ करता था बट अभी हीरो अलग हुआ है। देखो मैंने लिखा हीरो होंडा, बट यहाँ पर क्या निकला, हीरो मोटोकॉर्प अलग, होंडा का अलग। दोनों ही इंडिया में बिजनेस करता है, दोनों ही इंडिया में बिजनेस करता है। होंडा जापानी कंपनी है बट बिजनेस तो इंडिया में करता है, और हीरो तो इंडिया का ही अपना है, और ये काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है आजकल हीरो। तो बेसिक पॉइंट क्या आ गया सर, कि अगर बिजनेस अमलगामेट हो रहा है, मैं सिंपल मार्ज को बताया, अमलगामेशन ऐसे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से मार्जर अमलगामेशन में थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है, बट करेंटली एज पर लॉ मैटर इज सेम। इन केस ऑफ अमलगामेशन, डिमार्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एटसेट्रा, ऐसे केसेस में भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। किसको? जो जिसको ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम ड्यू ऑन व्हिच रजिस्टर ऑफ कंपनीज इश्यूज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग इफेक्ट इन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली बात क्या पहुंच रहा है सर, बात कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा सर, अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो, क्या करते हो? टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब जिस प्रोडक्ट का गुड्स में टैक्स लगता है। अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी करते हो, वो भी कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चाहे टैक्सेबल सप्लाईज करो, चाहे एग्जेम्प्ट सप्लाईज करो, चाहे एक्सपोर्ट करो। टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज, सब कुछ मिला जुला के आपका क्या बनता है सर? एग्रीगेट टर्नओवर। क्या बनता है? एग्रीगेट
टर्नओवर, मैं आपको इसका डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर का मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या आता है। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर सेम पैन, सेम पैन के बेसिस पे ऑल इंडिया बेसिस पे बनता है एग्रीगेट टर्नओवर। तो सर एक बार एग्रीगेट टर्नओवर बता देना चाहिए क्या? ओके सर, चलो देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में आपको मैं क्या समझा सकता हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर तो आपने बेसिक लेवल में समझा, पर थोड़ा डिटेल्स में अगर मैं बात करूं, बिफोर यू स्टडी व्हाट इज एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर वेरियस स्टेट्स यूटीज, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर इज ए क्रूशियल पैरामीटर, पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, is a very crucial parameter for deciding the eligibility of a supplier to avail the benefit of threshold exemptions from registration, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर कंपेंसेशन स्कीम, जो मैं आपको ऐसे कॉम्पोजिशन स्कीम, ये हम लोग बेसिक चैप्टर्स में जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तब हम लोगों ने बात किया था। जिन लोगों ने अभी तक कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं पढ़ा वो बाद में कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ेगा, ठीक है। मतलब वो क्या होता है ना, ये भी एक सिस्टम होता है कि आप कॉम्पोजिशन डीलर बन सकते हो। मतलब आपके लिए जो रेगुलर स्कीम है, रेगुलर जो रिटर्न फाइलिंग होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। आप एक शॉर्ट मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स आप पे कर सकते हो। मैं डिटेल्स में अभी नहीं जाता, ठीक है। तो ये सभी कुछ डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर, दैट इज द पॉइंट। मैं आपको बाद में कॉम्पोजिशन स्कीम बताऊंगा जिनका कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं हुआ है, वो चैप्टर में डिस्कस में करूंगा कॉम्पोजिशन स्कीम। अब बेसिकली इतना जान लो कि वो रेगुलर स्कीम अलग होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम अलग होता है। और कॉम्पोजिशन स्कीम पे एवरी मंथ रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं होता, साल में एक आध बार या क्वार्टर वाइज आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, और थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में उनका मतलब टैक्स होता है, और कस्टमर से कलेक्ट करने का भी जरूरत नहीं होता है या फिर बिल में दिखाने का भी जरूरत नहीं होता है। दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम, मैं बाद में फिर से बताऊंगा। नाउ अब बात क्या है सर, टर्नओवर इन कॉमन पैरेलल्स इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। सबको पता है ना सर, टर्नओवर का मतलब होता है कॉमन 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 लैंग्वेज में क्या है, इन कॉमन लैंग्वेज टर्नओवर मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, मतलब कितना बेसिकली सेल हो जाता है। दैट इज इन सिंपल, यही बात होता है ना कि इन सिंपल कितना सेल हो जाता है। एंड द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर, द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो जाता है मेरा पेन को इस पर्टिकुलर लैपटॉप में आने से, दूसरा लैपटॉप में ठीक चलता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं क्या है इसका प्रॉब्लम। द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर, थोड़ा तो दिमाग खराब करके रखता है। जस्ट अ सेकेंड सर, रुको, को बंद कर देते हैं। पता नहीं ये बीच बीच में सॉफ्टवेयर बहुत डिस्टर्ब करता है। ऐसे आप लोग देख पा रहे हो ना सर, देख पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर। ओके, द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड। देखो क्या है, क्या बताते हैं इसके बारे में। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या बताते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर एक्सक्लूड क्या होना चाहिए। अगर कोई टैक्स होता है जैसे सीजीएसटी देते हो, एसजीएसटी देते हो, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज मतलब जो आपके पास एज ए परचेस होता है, ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, जिसपे आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करते हो, वो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर काउंट नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल वे में बताया सर, इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा, मतलब प्लस क्या होगा, दिस इज द प्लस साइन एंड दिस इज द माइनस साइन, ठीक है। तो क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या एक्सक्लूड होना चाहिए ये बता दिया, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एज गिवन अबव, read with explanation to section 22 has been analyzed। ओके, हम बाद में बात करते हैं एक करके कि किस तरह से एनालाइज किया गया एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब आरसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। रिवर्स चार्ज किस पे लगता है सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस पे यूज होता है, एनीवन? जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में होता है, लीगल सर्विस के केस में होता है, स्पॉन्सर सर्विस के केस में होता है। मतलब बेसिकली जो रिसीवर है, जो बेसिकली गुड्स का रिसीवर है या सर्विस का रिसीवर है,
वही टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। नॉर्मल केस में सप्लायर को पेमेंट करना चाहिए, सप्लायर को कलेक्ट करना चाहिए, बट इस केस में क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, कि जो रिसीवर है वही टैक्स पेमेंट कर देता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, बट ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको डिटेल्स में कहा जाता है। ऐसे चार्ज ऑफ टैक्स का एक चैप्टर आएगा, जिन्होंने नहीं किया और जिन लोगों ने करके रखा दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्चुअली काम करता है। ओके सर, तब डिटेल्स में मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन कॉमन सेंस में तो आप लोग देख लिए कि क्या होता है। एक एग्जांपल्स दिया है, रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड पेज जीएसटी ऑन सीटिंग फीस पेड टू इट्स डायरेक्टर्स फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम अंडर रिवर्स चार्ज। ये रिवर्स चार्ज में हुआ है, तो वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स टू द रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड विल फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड नॉट रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड। ये रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर नहीं आएगा, ये रघुवीर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द डायरेक्टर्स के पास आएगा, रघुवीर प्राइवेट के पास नहीं आएगा। ऐसे ढेर सारा एग्जांपल्स में बात करूंगा मैं, बट बिफोर दैट सर कुछ डिटेल्स में और बात हो जाना चाहिए। जैसे एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट समझ में आया और एग्जांपल्स में बाद में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, कुछ लिमिट वगैरह में बात कर देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा। एग्जांपल देखने से आपके मन में जो भी डाउट रहता है या फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो भी बिल्ड होना चाहिए वो बिल्ड हो जाएगा। बट बिफोर दैट यू हैव टू नो दी प्रोविजंस क्लियरली, तो वेट कर जाओ थोड़ा एग्जांपल्स के लिए, आई विल डिस्कस अगेन। ऐसे एग्रीगेट टर्नओवर क्या है ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है, ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है, और एक्सक्लूड में क्या आता है। ओके सर, नाउ सर चलो अब थ्रेशोल्ड लिमिट आ गए सर। आप लोग पता चला था कि अगर किसी का थ्रेशोल्ड लिमिट पहुंच जाता है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर पहुंच जाएगा तो फिर उसको तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सर ये थ्रेशोल्ड लिमिट में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप लोग भी इसको एकदम याद रखिएगा, दिल से याद रखिएगा। करेंटली चेंजेस भी होता रहता है, तो थोड़ा चेंज को भी फॉलो करना चाहिए होता है कि कब क्या चेंजेस हो रहा है, एवरीथिंग। एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट दिखाई दे रहा है सर सभी को? ज्योति, प्रिया, रोशनी, दिख रहा है आप लोगों को? दीप्सा? हाँ सर। ओके, तो स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख। ये ज्योति कहाँ गया? मणिपुर है इसमें, इसीलिए ज्योति को ढूंढ रहा हूं मैं। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड हाँ लिमिट, हाँ देखो ज्योति तुम्हारे लिए 10 लाख है, गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए। अगर आप 10 लाख तक का टर्नओवर कर लेते हो तो फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए यही एप्लीकेबल है, ठीक है। 10 लाख गुड्स या सर्विस का टर्नओवर करने से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अप टू 10 लाख नो रजिस्ट्रेशन नीडेड, बट 10 लाख क्रॉस करने से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। दिस इज फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके, जिसमें मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। हाँ सर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, बेसिकली हमारा ये 4 स्टेट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिस इज आवर मणिपुर, दिस इज, अच्छा वो वाला पेन अभी चलेगा नहीं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है। ओके सर, इनके लिए 10 लाख का लिमिट है। सर स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड सर्विस दोनों के लिए 20 लाख तक का लिमिट किसके लिए है? सर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी या पौंडीचेरी जो भी बोलते हो, तेलंगाना, ठीक है। इनके लिए 20 लाख तक का है, और द गुड सर्विस दोनों के लिए। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विसेज, सर्विस के लिए 20 लाख एंड गुड्स के लिए 40 लाख। सर्विस के लिए 20 लाख एंड गुड्स के लिए 40 लाख। जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स, बाकी जितना भी स्टेट्स यहाँ पर नाम नहीं है वो सारा का सारा, उनके लिए 40 लाख फॉर गुड्स एंड 20 लाख फॉर सर्विसेज। ये है थ्रेशोल्ड लिमिट। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? बोलो। मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे ही आप 10 लाख क्रॉस कर गए रजिस्टर करो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में। जैसे ये देखो सर, मैं थोड़ा सा लिस्ट को लंबा लिस्ट दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर जीएसटी कैन बी समराइज्ड, ओके। जो मैंने अभी आपको बोला आप देख सकते हो। Exclusively threshold limit for person engaged exclusively for supply of goods and exclusive in supply of service, और both goods and services दोनों के लिए। जैसे आप देख सकते हैं पुडुचेरी, तेलंगाना 2020, तेलंगाना भी 2020, गुड सर्विस दोनों के लिए। लेकिन बाकियों के लिए अगर गुड्स है तो 40, सर्विस है तो 20।
और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर किसको रखा गया? स्पेशल कैटेगरीज में मणिपुर है, मिजोरम इज ऑल्सो देयर, नागालैंड इज ऑल्सो देयर। एज पर सेक्शन 22 के हिसाब से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए 10 लाख, गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए 10 लाख। और जम्मू कश्मीर ये भी स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं, अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर आता है, स्पेशल कैटेगरीज में नहीं रखा गया सर, अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर के लिए 40 फॉर गुड्स, 20 फॉर सर्विसेज। आसाम 40-20, हिमाचल 40-20, अरुणाचल इज ऑल्सो 20-20। एक्चुअली इनको अलग से बताया गया कि इनके लिए है, तो इसका पूरा समरी यहाँ पर भी बताया गया, आप देख सकते हो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड बाकी अदर स्टेट 20 लाख फॉर सर्विस, 40 लाख फॉर गुड्स। याद रहेगा, इसमें आसानी से याद रहेगा, वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है बट इसमें कंफ्यूजन क्रिएट का कोई जगह नहीं है, बिकॉज एकदम क्लियर कट बोला है कि किसके लिए 10 लाख तक का लिमिट है, किसके लिए 20 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड किसके लिए 20 एंड 40 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विस। बोलो सर, ये थ्रेशोल्ड लिमिट याद रहेगा आप लोगों को? बोलो सर, याद रहेगा कि नहीं? तथा बोल मने থাকবে? है सर। ओके सर, ये दीक्षा नंदिनी आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब देखो सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस मतलब करना ही पड़ेगा। अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सप्लायर बनते हो ना, एक स्टेट से दूसरा स्टेट मतलब जब स्टेट चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होता है, जैसे स्टेट चेंज कब होता है? जब वेस्ट बंगाल से आपका उत्तर प्रदेश में सप्लाई होगा, जब वेस्ट बंगाल से नागालैंड में सप्लाई होगा, जब उड़ीसा से आंध्र में सप्लाई होगा, जब भी स्टेट चेंज होगा आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, मस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए बोल के रखा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। इंटर स्टेट सप्लायर रजिस्ट्रेशन कर लो। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बेसिकली फॉरेनर होता है सर। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बेसिकली जो फॉरेन पर्सन है या इंडियन सिटीजन है बट रेसिडेंट नहीं है, वो इनकम टैक्स वाला रेसिडेंशियल स्टेटस। दो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कहीं कभार आके इंडिया में बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अगर आप बाहरी हो करना पड़ेगा। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये बताता हूं सर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बेसिकली एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में उनका बिजनेस नहीं है, तो वो क्या होगा बोलेगा, आगे बताता हूं मैं। ए पर्सन हु सप्लाइज on behalf of some other taxable person, a person who supplies on behalf of other taxable person, that is an agent of some principal, agent of some principal। ये आप लोग अकाउंट्स में कंसाइनमेंट तो किए होंगे, हाँ सर, कंसाइनमेंट अकाउंट्स स्पेशली चार्टर स्टूडेंट एंड सीएमए स्टूडेंट्स जो भी है वो तो जरूर किए होंगे, इवन बीकॉम लेवल में भी किया जाता है। तो कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल एंड एजेंट का अकाउंट होता है, ठीक है। सीएम में, सीएस में भी है मोस्ट प्रोबेबली कंसाइनमेंट। है ज्योति तुम लोगों का कंसाइनमेंट? ना दादा नहीं है, अच्छा ठीक है, लेकिन सुने तो होंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स। है। हाँ बीकॉम में तो छिलो थर्ड ईयर। हाँ हाँ हाँ, बीकॉम में रहता है एग्जैक्टली सर। सीएस सीएमए वाले तो करते ही हैं, सीएस में थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक मिसिंग होता है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप इज देयर, और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपका कोई कोई गुड्स है, आप कोलकाता में आप प्रिंसिपल हो, एजेंट है दिल्ली में, तो फिर उसका जो भी है, तो इसलिए आपका एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, कंपलसरी। पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, पॉइंट टू बी नोटेड सर। पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय रिसिपिएंट ऑन, अगर आप आरसीएम में टैक्स पे करते हो, दैट मीन्स आरसीएम टैक्स मतलब आपका नॉर्मली जो टैक्स पेमेंट है वो सप्लायर के बेसिस पे नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में जो ट्रांसपोर्टर होता है उनको देना नहीं पड़ता, जो ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री है वो रिसीव करता है ट्रांसपोर्टर का प्रोडक्ट, उनको वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे देगा। या फिर आप किसी फॉरेनर को कोई सर्विस दे रहे हो, अब गवर्नमेंट फॉरेनर को ढूंढने नहीं जाएगा, गवर्नमेंट आपको बोलेगा भाई आप टैक्स पे कर दो, तो बेसिकली आप रिसिपेंट ऑफ सर्विस हो बट फिर भी आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आपका भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके बता देते हैं
कि भाई इनके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है तो करना पड़ेगा। अगर बता दिया तो कर लो, नहीं तो सर पेनल्टी भोगना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल में आ सकते। ओके, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत है नहीं। सर पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सन एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस आर बोथ नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट। मतलब आप ऐसे किसी प्रोडक्ट का या गुड्स का बिजनेस करते हो जिसमें जीएसटी है ही नहीं, जिसमें जीएसटी है ही नहीं, ऐसा बहुत सारा गुड्स है जिसमें जीएसटी नहीं लगता। जैसे एक सिंपल पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे और भी गुड्स हैं जैसे वेजिटेबल मार्केट में जो काम करते हैं, फिर भी पेट्रोल डीजल का मैं 2 मिनट छोड़ देता हूँ, वो फ्यूचर में आ भी सकता है, उसका स्टेट टैक्स है, वैट तो है उसमें। ठीक है, तो उन लोगों को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन नॉर्मल वेजिटेबल सेलर्स जो रॉ चीज बेचते हैं, पैकेज प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ठीक है, नॉर्मल ग्रोसरी वाले, ठीक है, मतलब लूज प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो सिंपल बात है सर, पर ऐसे इसका एक पूरा लिस्ट है, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का एक पूरा लिस्ट है कि ये सब प्रोडक्ट बेचने में आपको जीएसटी कलेक्ट करने का जरूरत है नहीं। पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ नॉट लायबल टू टैक्स, या तो टैक्स नहीं लगेगा आपको, या तो आपके थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं आया, या फिर होनली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो गुड्स का आप बिजनेस करते हो। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर इज लिमिटेड टू सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, बेसिकली जो फार्मर्स है उनके प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं है। पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, बात समझना, जो सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाईज देता है, मतलब उनके केस में क्या है बात कि रिसिपेंट है, यहाँ पर सप्लायर का बात हो रहा है, मतलब जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है वो तो रिसिपेंट टैक्स पे करता है। तो फिर जो जो रिवर्स चार्ज सप्लाई के अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको मैं बोला कि कोई फॉरेनर आपको इंडिया में सर्विस दे रहा है, तो फॉरेनर इंडिया में सर्विस दे रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पकड़ेगा कि आप सर्विस ले रहे हो, तो जीएसटी कलेक्ट करके आपको ही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो जो सप्लायर है यहाँ पर उसको तो देने का जरूरत नहीं है। तो पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, जो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाई ही देता है, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना करने से भी चलेगा, उसका जो फैक्ट्री है उनको देने का जरूरत है। तो बेसिकली बात है, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ वही ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई है, जो लोगों ने आरसीएम नहीं पढ़ा अभी तक, जब आरसीएम में डिटेल्स में उनको पढ़ाऊंगा चार्ज ऑफ सप्लाईज वगैरह में, तो थोड़ा डिटेल्स क्लैरिटी आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ता है, और आरसीएम के केस में रिसिपेंट जीएसटी कलेक्ट करते हैं और रिसिपेंट पे करते हैं। आरसीएम के केस में रिसिपेंट जीएसटी कलेक्ट करते हैं और रिसिपेंट पे कर देते। ओके, प्रिया, प्रिया तो है, ओके ठीक है, प्रिया ने मैसेज भेजा, मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है सर, तो समझ में आया ना सर कि किस तरह से, मतलब अगर आप सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई करते हो तो फिर आपको रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख, मतलब 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है तो नहीं मत करो। अब 20 लाख पे भी देख लो भाई कौन सा स्टेट है क्या है, वो भी आपको देख लेना चाहिए, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा स्टेट के लिए क्या है। पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स अप टू 20 लाख, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स अगर आप सप्लाईज करते हो, अगर 20 लाख तक का आपका लिमिट बांध जाता है हैंडीक्राफ्टेड गुड्स सप्लाई करके, तो फिर आपको भी रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है। एंड देयर इज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट, मतलब आप स्टेट चेंज करके सप्लाई कर रहे हो, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, किस चीज का, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स का। हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो होते हैं सर हाथ का बना हुआ, ऐसे ज्योति मुझे हेल्प कर सकता है, ज्योति मणिपुर का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है ना। यस सर, एक्सपोर्ट भी होते हैं। एक्सपोर्ट भी होते हैं। मणिपुर वोमेन्स मार्केट में मिलता है या फिर मणिपुर में हर जगह में मिलता है? वुमेन्स मार्केट नहीं मिलता है। वोमेन्स मार्केट में ही मिलता है। आई थिंक दिस टाइप ऑफ सा, ये इस तरह का, ये सब हैंडक्राफ्टेड है, ये जो भी हमें दिख रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, ये सब हैंडक्राफ्टेड है, सब हाथ का बना हुआ। यस सर, इवन हम लोग में फनेक एक लगाता है ना, वो भी हाथ से करके करता है। क्या क्या?
फनी चीज? बोल के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, अच्छा, वो भी हाथ से ही बनता और है? यूजुअली भी वो पहनते हैं, तो वो भी हाथ से वीव करते हैं उसको। अच्छा, इस मार्केट का नाम है ईमा कैथल, है ना? यस सर। 5000 ट्रेडर्स, ऑल वुमेन, सारा का सारा वुमेन। आपका जान पहचान का है ना ज्योति? नहीं सर। जान पहचान का नहीं है इसमें? अच्छा ठीक है, जान पहचान करो, मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं बात आपको ये कहना चाहता हूँ सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा है वो वाला गुड्स देखना पड़ेगा, और अप टू 20 लाख तक आपका सेल का मतलब टर्नओवर का लिमिट है, तो फिर आपको भी आप भी लायबल नहीं हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा याद रखिएगा, हम लोगों ने बहुत जगह में 20 लाख यूज किए, और ये जो स्टार है किसी किसी के लिए 10 लाख है, और वो किसी किसी के लिए कौन आता है सर? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड को रखा गया है, जिनके केस में 10 लाख में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वहां पर 10 लाख मतलब वहां पर क्योंकि बिजनेस का स्कोप छोटा स्टेट्स है, पॉपुलेशन भी कंपेरेटिवली कम है, इसीलिए 10 लाख रखा गया, दैट इज द रीजन सर। बाकी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है तो बिजनेस ज्यादा है, यहाँ पर एज पर पॉपुलेशन ठीक ही है 10 लाख, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको 10 लाख रखा है। जो स्टेट थोड़ा बड़ा है जैसे वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में इतना पॉपुलेशन है तो 10 लाख तो हो ही जाएगा, नॉर्मल बात है। तो डिपेंड करता है सर पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, तो इसीलिए इसको इस तरह का रखा गया, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस भी दिया जाता है बहुत केस में। ओके सर, तो वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? तो आप लोग इतना देर से क्या देखा सर कि किसको किसको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, वेयर एंड व्हेन, वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कब और कहां? पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 24 इन एवरी सच स्टेट, हर उस स्टेट में जहां बिजनेस करते हैं जहां पर उसका लाइबिलिटी क्रिएट होता है वहां पर करना पड़ेगा। विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, 30 दिन के अंदर जब से उसका बिजनेस चालू हो जाएगा, 20 लाख का लाइबिलिटी मतलब लिमिट क्रैक हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाओ सर। और आप लोगों को तो मैंने अभी बताया कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 30 दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, या फिर बिजनेस का लिमिट क्रॉस करने के बाद 30 डेज के अंदर कर लो। ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आई विल डिस्कस अबाउट दिस लिटिल बिट लेटर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसे भी रजिस्ट्रेशन करना है। इन एवरी सच स्टेट, कहां पर करना है? वेयर ही इज लायबल, जहां पर उसको रजिस्टर मतलब बिजनेस करना है वहीं पर, एटलीस्ट 5 डेज, कहा कब करना है? एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इनके केस में बिजनेस शुरू करने के 5 दिन पहले करना होगा। सर ऐसा क्यों? इनके केस में बिजनेस करने के 30 दिन बाद जब उसका लाइबिलिटी आ जाता है रजिस्ट्रेशन करने का, और इनके केस में लाइबिलिटी नहीं देखा जाएगा, अगर वो कैजुअल टैक्सेबल है, अगर वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले ही रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। याद रहेगा सर? हाँ सर बोलो, याद रहेगा कि नहीं? सर नॉर्मल टैक्सेबल के केस में 30 डेज और कैजुअल टैक्सेबल में 5 डेज प्रायर। यस सर, कैजुअल टैक्सेबल या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल, मतलब जो नॉन रेसिडेंट पर्सन है, अगर वो इंडिया में बिजनेस करता है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट पर्सन इंडिया में आके बिजनेस करते हैं, तो उनको 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन का मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एटलीस्ट बिजनेस स्टार्ट करने से कम एटलीस्ट 5 दिन। वेरी गुड सर। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन, ये मैं आपको बताता हूं क्या है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आप पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 24, मतलब आप लायबल नहीं हो, 22 24 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है, बट आप लायबल नहीं हो, आपको करने के लिए कोई बाध्य नहीं करता, बट आप वॉलेंटरीली करते हो, मैं गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलेंटरीली, ऐसे बहुत लोग करते हैं, क्योंकि जीएसटी रजिस्टर करने में वो आईटीसी वगैरह का बेनिफिट मिलता है सर, ठीक है, तो वो बेनिफिट पाने के लिए आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, आपका बिजनेस में लोन वगैरह पाने में बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आप अपने बिजनेस को एक अलग लेवल में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक लेवल अप करना चाहते हो तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर दोगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेवल अप करने के लिए कौन नहीं करना चाहता? तो ये लेवल अप के लिए है बेसिकली, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बहुत लोग करते हैं। और एक बात है सर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसके लिए है?
इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज टू सम नोटिफाइड एजेंसीज, अगर आप कुछ नोटिफाइड एजेंसीज को प्रोडक्ट या सर्विस देते हो, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फैला हुआ है, इस तरह का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर आप सप्लाईज करते हो गुड्स या सर्विस का, तो इस केस में आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, तभी जाके आप कर सकते हो। मतलब आपके लिए भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो गया और ये भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह आप कर सकते हो। किसके लिए? जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर ऑर्गेनाइजेशंस यूआईएन इशूड, मतलब बेसिकली फॉरेन ट्रांजैक्शंस वगैरह या यूनाइटेड नेशंस ट्रांजैक्शंस वगैरह में ये जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना सर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 days of the applicant become liable for registration. Effective date is date on which he becomes liable for registration. Application submitted after 30 days, application submitted after 30 days of the applicant becoming liable to registration. That means effective date is date of grant of registration. Effective date is date of grant of registration. That is effective date of registration. Application submitted within 30 days of the applicant become liable to registration, and application submitted after 30 days of the applicant become liable to registration. दोनों थोड़ा अलग है। एक केस में आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और एक केस में आप कर रहे हो एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ एप्लीकेंट बिकम लायबल, मतलब आप लायबल होने के 30 दिन के बाद और या 30 दिन के बाद आप लायबल होते हो। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेंट बिकम लायबल, इस तरह का पॉइंट है। तो दोनों केस में इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन व्हिच ही इज बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, और इस केस में इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है, और इस केस में जिस दिन उसका लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। इफेक्टिव डेट लायबिलिटी डेट से मतलब से फॉर एग्जांपल आप आज कौन सा डेट है 15th ऑफ जुलाई, आप 15th ऑफ जुलाई में लायबल हो जाते हो कि रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा 15th ऑफ जुलाई। बट इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिलेगा उस डेट को माना जाएगा आपका इफेक्टिव डेट कि भाई आप जीएसटी रजिस्टर हो चुके हो। और इस केस में अगर आप बाद में भी रजिस्टर होते हो बट अगर आपका लायबिलिटी पहले क्रिएट हो चुका है तो पहले वाला डेट को ही आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। पॉइंट समझ में आया सर? ये दोनों पॉइंट। एक केस में एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेंट बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन आपका लायबिलिटी क्रिएट होता है उसी दिन को इफेक्टिव डेट मान लो, और इस केस में जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांटिंग किया जाता है उस दिन का आपको इफेक्टिव डेट माना जाएगा कि भाई आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो। बोलो सर बोलो, बात कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं? हाँ सर, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ सर। हाँ सर, ओके सर। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सारा खेल समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, खेल समझ आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। ओके सर। सर हाँ ना के लिए तो मैं भीख भी मांग लूंगा। ओके, तो प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन में आ गए सर हम लोग, धीरे धीरे ही सही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में आ गए। देखो सर, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन डिपिक्टेड बाय वे ऑफ डायग्राम। देखो पार्ट 1, every person liable to get registered and person seeking voluntary registration, every person जो liable है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आप तो दोनों ही पता है आपको कि आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और आप लायबल भी हो रजिस्टर करने के लिए। शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, State Union Territories in Part A of Form GST Registration 01 on GST Common Portal। यही तो मैं आपको शो कर रहा था GST Common Portal में जाके, ये वाला। यही वाला ना, ये देखो पैन देना पड़ता है, ईमेल देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, ओटीपी आता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए वाला एरिया है बेसिकली। ठीक है, तो यहीं पर वही बोला है पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल। पैन, मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस आर वैलिडेटेड, ये वैलिडेट होना चाहिए।
पैन वैलिडेटेड ओनली बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के डेटाबेस, बिकॉज पैन इज कनेक्टेड विद इनकम टैक्स ना सर, पैन इज कनेक्टेड विद इनकम टैक्स ना, बोलो ना। यस सर। हम आपका जो हाँ पैन सर। कार्ड है वो सब इनकम टैक्स के साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये सीबीडीटी के साथ डेटाबेस के साथ मैच करना चाहिए। मतलब आपका पैन इशू करता है कौन, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का जो है, ये बेसिकली हमारा पैन का जो डिटेल्स है वो वैलिडेट करता है, ठीक है। ओके सर, इनके साथ मैच होगा। एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेंड टू इट, तो ये प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए। टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आपको एक मिलता है, क्या मिलता है सर, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर TRN इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये भी आपको मैं शो कर रहा था, ये देखो सर, आपको दिख ही रहा था प्रैक्टिकल में, मिला सर TRN नंबर, दिख रहा है आप लोगों को टेम्पोररी रेफरेंस नंबर? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये जीएसटी पोर्टल में जाके दिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको TRN मिल जाएगा आपके मोबाइल में और इसमें, ये जिस तरह के आप लोग अपने इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करते हो उसी तरह से होता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ सिंपल प्रैक्टिकल थिंग, एक दो बार करोगे याद आ जाएगा, ठीक है। जब जीएसटी का काम करोगे इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है, अगर पहले वाला जो भी चीज आप लोगों को मैं डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ वही सब मेन है, ये सब तो 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो जीएसटी कोई बात नहीं है सही समय। अच्छा, यूजिंग TRN एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन, TRN यूज करके वो सबमिट करेगा इन पार्ट बी में। ये देखो सर, ये कहाँ चला गया, इसमें ये TRN सबमिट करना है, कैरेक्टर देना है TRN मिलने के बाद। अब उसके बाद पार्ट बी आपका ओपन होगा। अब जैसे ही आपका पार्ट बी ओपन होगा, along with specified documents at the common portal after undergoing आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो देखा जाएगा। आफ्टर अंडरगोइंग आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले आधार का ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा, ठीक है। सर बहुत कुछ फ्रॉड हो जाए ना, इसीलिए एक एक चीज का हिसाब जो जरूरी है सर, फिर भी फेलियर होते हैं हमारे गवर्नमेंट। और रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, एक्चुअली गवर्नमेंट फेलियर इसलिए हो जाते हैं बिकॉज अगर इंसान गलत है तो फिर गवर्नमेंट कितना नियम बनाएगा, नियम बना बना के थक जा रहे हैं, बट फिर भी लोग कहाँ सुधर रहे हैं। अब इसमें क्या बोलूं सर, ये नियम बांध के ऑनेस्टी सिखाना मुश्किल है। ऑनेस्टी तो एक ऐसा चीज है सर जो आजकल एजुकेशन में दिया नहीं जाता। आजकल एजुकेशन इज जस्ट फॉर प्रॉफिट एंड मनी। अब सिर्फ प्रॉफिट और मनी मुझे नहीं लगता सोसाइटी बिल्ड कर सकता है, ठीक है। कई बार मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं कि बैकडेटेड में जा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि हम लोग बैकडेट में जा रहे हैं। मतलब लोग बोलते हैं कि ये मॉडर्न एरा है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज से 200 साल 500 साल पुराना एरा शायद ज्यादा मॉडर्न था, क्योंकि जब भी मैं उनका लाइफस्टाइल देखता हूँ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखता हूँ, उस टाइम का मतलब वेल्थ देखता हूँ, जीडीपी देखता हूँ, ईच एंड एवरी केस में मुझे ओल्ड टाइम ज्यादा प्रॉफिटेबल, ओल्ड टाइम ज्यादा वेल्दी एंड ज्यादा मॉडर्न फील होता है। इसका मतलब हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं सर, दिस इज माई पर्सनल व्यू, आपका भी अलग हो सकता है सर। मतलब अभी भी समय टाइम है, हम लोग चाहे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं। मैं स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि इंडिया का डिटोरिएट इसलिए हो रहा है बिकॉज इंडिया का जो एजुकेशन है वो इंडिया वाला नहीं है। हम लोग दूसरे को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली अप टू क्लास 10-12 तक। ये कॉपी पेस्ट एजुकेशन से देश में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, रट्टू तोता बन रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। इनोवेशन के लिए रियल एजुकेशन चाहिए जो नहीं है, और उसके लिए आपको आपके अंदर इंडियननेस चाहिए। एक जमाना था जब पूरा दुनिया भारत में पढ़ने आता था, आज पूरा भारत चाहते हैं कि हम इंडिया छोड़ के कहीं दुनिया में हर जगह में जाके पढ़ाई करें, बट इंडिया में पढ़ाई ना करें, ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसका मतलब इसी से समझ आता है कि हमारा एजुकेशन क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है। मतलब मैक्सिमम केस में चार्टर्ड अकाउंटेंसी CMA वगैरह ग्लोबल बन रहा है, इट्स अ गुड साइन, बट मैं हर चीज में बात कर रहा हूँ। ओके सर, चलो छोड़ो, आप लोग बोलोगे सर फिर से आप चालू हो गए। अरे सर क्या करें, ये बोलते बोलते दिमाग में आ जाता है। ओके, casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger
and an acknowledgement is issued only after said deposit. तो बात को समझिए सर. On receipt of such application, an acknowledgement in the prescribed form shall be issued to the applicant electronically. अब एक casual taxable person applying for registration gets a TRN. Casual taxable person में आपको बोला ना कि अगर मानो कि आपको मैं आगे बताऊंगा casual taxable person में बात होगा. Casual taxable person बेसिकली वो होते हैं जो जैसे मानो ज्योति का मणिपुर में बिजनेस है. अब ज्योति चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी बिजनेस करेगा. अब ज्योति क्या फिर से वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड होगा? तो ज्योति इस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनके वेस्ट बंगाल में बिजनेस कर सकता है. बात समझ में आ रहा है ज्योति? यस सर. ठीक है, मैं आपको आगे और बताता हूं. तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन गेट्स ए टीआरएन फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स. ठीक है, थोड़ा एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में. एन एक्नॉलेजमेंट इज इशूड ओनली आफ्टर सेट डिपॉजिट. जब भी वो डिपॉजिट देता है तभी जाके उसको मिलेगा. मतलब आप दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करोगे जहां आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पर आपको थोड़ा एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा जो टीआरएन से आप कर सकते हो. ठीक है, ओके. एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर. एप्लीकेशन किसको भेजा जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर को, मतलब जो जीएसटी ऑफिसर के हिसाब से काम कर रहे हैं सब. प्रोसीडियर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय पीओ इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 2. ओके, देखते हैं सर पार्ट 2 क्या बताते हैं. अब आ गए सर पार्ट 2, ध्यान से सुनिए सर. अब पार्ट 2 किसका काम है? अब ये ऑफिशियल काम है, रजिस्टर का काम हो गया. ये जो प्लेटफॉर्म हमारे सामने था, ये प्लेटफॉर्म में सारा का सारा डिटेल्स जमा हो गया. अब बैक एंड में जो है, बैक एंड में कोई तो है ना सर. अब ये बैक एंड का काम है. फ्रंट एंड में आप बैठ के काम कर दिए, अब बैक एंड का काम चालू होगा. आप लोग बात समझ रहे हो ना? फ्रंट एंड एंड बैक एंड का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ सर. ओके सर. तो अब फ्रंट एंड का काम हो गया, अब पार्ट 2 में बैक एंड का काम. अब बैक एंड में कौन है? प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशंस, एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड अकोम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स. सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स भी देखेगा. इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर सारा का सारा इन ऑर्डर उसको मिल जाता है, यस है तो देख लेते हैं, अगर ना है तो फिर बाद में देखते हैं. तो पहले यस देख ले सर. हाँ, अगर सब कुछ एकदम प्रॉपरली उनको मिल जाता है तो वो क्या करेगा? इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर देन विद इन 3 वर्किंग डेज. कितना दिन सर? within 3 working days from the date of submission of the application, proper officer will grant registration of certificate. 3 वर्किंग दिन के अंदर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06. बात समझ में आया सर? प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 में. प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. अगर किसी कारण से वो रिजेक्ट करता है तो उसका रीजन भी बताना पड़ेगा. बात समझ में आया? तो बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर टाइम कितना है सर? सर मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीडियर कंप्लीट होने में मैक्स टू मैक्स 1 वीक लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता. ठीक है, मैं वो 3 दिन का बात छोड़ के मैं वर्किंग डेज का, अगर मान लो बीच में संडे आ जाता है, कोई छुट्टी आ जाता है, मैक्स टू मैक्स 7 डेज टाइम लगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में, अगर सब कुछ प्रॉपर है तो. नाउ प्रॉपर ऑफिसर, अच्छा अगर सब कुछ प्रॉपर नहीं है तो, अगर सब कुछ प्रॉपर नहीं है तो, इफ सेम ऑर्डर में फाउंड नहीं हुआ तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली. प्रॉपर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस देगा विद इन 3 वर्किंग डेज. कितना दिन के अंदर सर? 3 वर्किंग डेज के अंदर. फॉर्म फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन, डेट देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट. जो भी डेटा मिसिंग है सब कुछ फिर से बोलेगा, क्लैरिफिकेशन भी मांगेगा. नोटिस में बी इश्यूड नॉट लेटर देन 21 डेज. पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये डेट का प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना दिन के अंदर हो रहा है, ये सब चीजें याद रखिए कि अगर सब कुछ प्रॉपरली नहीं हुआ तो 3 वर्किंग डेज के अंदर. वर्किंग डेज है, हाँ, संडे इज नॉट वर्किंग डेज, नेशनल हॉलीडेज एंड नॉट वर्किंग डेज. ओके, 3 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, क्लैरिफिकेशन भी मांगा जाएगा. ठीक है, और जो भी नोटिस उसको दिया जाएगा, नोटिस में भी इशूड नॉट लेटर देन, 3 दिन तो बोला, बट नॉट लेटर देन 21 दिन फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट इन केस वेयर ए पर्सन फेल्स टू अंडरगो ए आधार ऑथेंटिकेशन ऑर्डर्स. अगर आधार ऑथेंटिकेशन में गलती वगैरह कुछ भी होता है, ऐसे केसेस में नोटिस में भी इशूड नॉट लेटर देन, मतलब जो भी मतलब नोटिस इशू करेगा 21 दिन के अंदर करना चाहिए. नॉट लेटर देन 21 दिन, 21 दिन के अंदर फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट इन केस वेयर ए पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन डस. तो उस केस में देखा जाएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन का क्या बात है. तो देखते हैं सर, इफ एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन, अगर एप्लीकेंट जो है वो अपना क्लैरिफिकेशन देता है
इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 वर्किंग डेज, कितना दिन के अंदर सर? 7 वर्किंग दिन के अंदर फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अगर यस है तो कुछ बात है, अगर ना है तो फिर कुछ और बात है। तो बात पहले देख लेते हैं कि सर अगर वो क्लैरिफिकेशन जमा कर देते हैं नोटिस मिलने के बाद 7 वर्किंग दिनों के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर, देन इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद इट, अगर प्रॉपर ऑफिसर को सब कुछ सेटिस्फाई लगा, यस, तब क्या करेगा? सब कुछ सेटिस्फाई है किसके लिए? प्रॉपर ऑफिसर के लिए। देन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ और रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हो जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन। बट अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है या फिर उन्होंने एप्लीकेंट ने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, सबमिट भी नहीं किया, तो नो। अगर प्रॉपर ऑफिसर, अच्छा, या तो सबमिट किया बट प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, या तो उसने मतलब क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं एप्लीकेंट ने, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। दोनों नो का मतलब समझो, या तो उसने क्लैरिफिकेशन 7 दिन के अंदर दिया नहीं, या फिर दिया भी तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है नहीं। या तो दिया तो फिर सेटिस्फाई नहीं है, या तो फिर दिया ही नहीं, दोनों में से कुछ एक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना सर? तो इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशंस, बट उसके रीजंस भी बताना पड़ेगा, रिकॉर्ड इन राइटिंग। सर ये तो रहा प्रॉपर ऑफिसर के तरफ से बैक एंड का काम, रजिस्ट्रेशन मिलने का क्या कॉन्सेप्ट है। नाउ डीम्ड अप्रूवल एप्लीकेशन, अब कुछ केस में डीम्ड मान लेंगे कि भाई एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। सर ऐसे कैसे? अप्रूवल मतलब अप्रूव हो चुका है, ऐसे कैसे मान ले? ऐसे कैसे मान सकते हैं सर? इफ पीओ, पीओ मीन्स प्रॉपर ऑफिसर, फेल्स टू टेक एनी एक्शन, अगर किसी भी तरह का एक्शन लेने में फेलियर होते हैं विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इन केस ऑफ सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन और एग्जामिशंस फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब या तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन का जरूरत था ही नहीं, ठीक है, अगर मतलब आधार ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सक्सेसफुल था, बट फिर भी पीओ की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, within 21 days from the date of submission of application where a person fails to undergo other authentication or does not opt for the same, within 7 working days from the date of receipt of clarification information or documents furnished by the applicant, मतलब सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved, मतलब पीओ फेल कर रहा है, टेक एनी एक्शंस, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में पीओ का फॉल्ट है, ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि डीम टू अप्रूव हो चुका है, कि रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है। अगर पीओ की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब डीम टू अप्रूव है। नहीं तो पीओ को बताना पड़ेगा ना प्रॉपर ऑफिसर को, भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ, उसके पास डेट भी है 3 वर्किंग डेज, नॉट मोर देन 21 डेज। समझ में आ रहा है सर कि डीम टू अप्रूवल कब माना जाएगा? बोलो सर, बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ दादा। ओके सर, अब नेक्स्ट केस में बात करते हैं सर, स्पेशल प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीटीडी एंड एनआरटीडी। सर कौन है ये सीटीडी और एनआरटीडी? सीटीडी मींस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जैसे ज्योति अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बना था, एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा? फॉरेनर कौन है यहाँ पर? कोई तो है नहीं फॉरेनर, रोशनी बन जा फॉरेनर, ओके, लंदन से आके इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, और ज्योति मणिपुर से वेस्ट बंगाल में आके बिजनेस करना चाहता है। अब खेल क्या बनेगा देखो, a casual taxable person is one who has registered business in some state in India but wants to effect supplies from some other states in which he is not having any fixed place of business। बात समझ गए ना? तो आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हो बट वहां पर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, such person needs to register in state from where he seeks to supply as a casual taxable person। जैसे ज्योति वेस्ट बंगाल में काम करने के लिए एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर करेगा, और एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ज्योति काम कर सकता है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, जैसे कि रोशनी नॉन रेसिडेंट है, इंग्लैंड से आके यहाँ पर बिजनेस करेगा, ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वन हु इज अ फॉरेनर एंड ऑकेशनली wants to effect taxable supplies, कभी कभी taxable supplies करते हैं from any state in India and for that he needs GST registration। कई कबार मन करता है तो रजिस्ट्रेशन करने का सोचता है, तो तब उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना सर? एनआरटीडी एंड सीटीडी का, सीटीपी का खेल, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बोलो सर, क्लियर है बात? कुछ और बातें भी देख लो सर। सर दोनों के लिए कुछ कॉमन पॉइंट है, जीएसटी लॉ प्रेस्क्राइब स्पेशल प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन
as also for extension of operation period such casual or non-resident taxable person. They have to apply for registration at least 5 days in advance before making any supply. कोई भी बिजनेस करने के 5 दिन, कम से कम 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर डालो, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. Registration is granted to them or period of operation is extended only after they make advance deposit in estimated tax liability. उनको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा. एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मतलब कितना टैक्स हो सकता है, कितने का बिजनेस करोगे, पहले थोड़ा फिक्स कर लो, भाई मेरा इतने का बिजनेस हो सकता है, एस्टिमेट कर लो और फिर जमा करो, तभी जाके आपको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उसके थ्रू से आप बिजनेस कर सकते हो. लेकिन जब तक आप एडवांस डिपॉजिट नहीं करोगे, आपको बिजनेस का मौका उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं मिलने वाला है. समझ गए ज्योति? रोशनी समझ में आया कि नहीं? अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो या फिर अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपके लिए ये खेल खेला जाता है. रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेगा उसके बाद से 90 दिन तक का उनका रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट रहता है. उसके बाद फिर से रिन्यू करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, मतलब वो जितना दिन का बोलेगा, या फिर 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेगा उस दिन से 90 दिन तक इफेक्टिव रहेगा. उसके बाद फिर से रिन्यू. कैजुअल हो ना तो कैजुअल को बार बार बताना पड़ता है. उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाओ तो परमानेंट कर लेना. अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ध्यान से सुनना, अगर कुछ भी चेंजेस करना है, एक्सेप्ट फॉर द चेंजेस इन सम कोर इंफॉर्मेशन in the registration application, a taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific approval from the tax authority. कुछ कोर इंफॉर्मेशन हो तो टैक्स अथॉरिटी के अप्रूवल चाहिए, बट कुछ कोर मतलब इंफॉर्मेशन ना हो तो टैक्स अथॉरिटी का इंफॉर्मेशन इज नॉट मैंडेटरी. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऐसा क्या हो सकता है. In case there is change in core fields of information, the taxable person will apply for amendment within 15 days. अगर कोर इंफॉर्मेशन में चेंज का बात है तो वो अमेंडमेंट के लिए बोल सकता है within 15 days of event necessitating the change, the proper officer, मतलब प्रॉपर ऑफिसर को बताने के 15 दिन के अंदर, then will approve the amendment within the next 15 days. फिर वो अप्रूवल के लिए मतलब अप्रूव ऑफ अमेंडमेंट नेक्स्ट 15 डेज के अंदर देगा. बात को फिर से सुनो. इन केस देयर इज अ चेंज इन कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन का बात है तो फिर टैक्स अथॉरिटी का परमिशन चाहिए. द टैक्सेबल पर्सन विल अप्लाई फॉर अमेंडमेंट विद इन 15 डेज ऑफ इवेंट ऑफ नेसेसिटिंग द चेंज. जिस दिन नेसेसिटी क्रिएट होता है उसके 15 दिन के अंदर, देन द प्रॉपर ऑफिसर देन विल अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन नेक्स्ट 15 डेज. फिर वो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर उसको अप्रूव करेगा. दैट इज ओवरऑल 30 डेज का बात है. अगर नॉन कोर फील्ड का बात हो, मतलब उतना भी कोर फील्ड नहीं है, no approval of the proper officer is required and the amendment can be affected by the taxable person on his own on the common portal. मतलब आप कॉमन पोर्टल में जाके खुद से ही चेंज कर सकते हो. कॉमन पोर्टल में जाके खुद ही चेंज कर सकते हो, मतलब यू कैन चेंज बाय योरसेल्फ. अगर उतना कोर इंफॉर्मेशन कुछ ना हो तो आप अपना इंफॉर्मेशन अपने आप ही चेंज करने का मौका आपको मिलेगा. ओके सर. बट अगर कोर फील्ड का इंफॉर्मेशन हो जो बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन माना जाता है, उस केस में असेसिंग ऑफिसर सॉरी प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन बहुत जरूरी है. एंड धीरे धीरे ही सही हम लोग कैंसिलेशन में पहुंच गए, तो थोड़ा दिमाग लगा के कैंसिलेशन को सुन लो. कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. पहले तो कैंसिलेशन देख लेते हैं, फिर रिवोकेशन देख लेंगे. सर समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ ना बोलो सर, यस नो कुछ तो बोलो. हाँ दादा. Yes, sir. ओके सर, ठीक है सर. रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड. यस, रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड. जरूरत पड़ने से कर सकते हैं ना. अरे जरूरी है कि एक बार हाँ बोल दिया तो हाँ ना नहीं बोल सकते. शादी थोड़ी है. हाँ सर, शादी थोड़ी कर रहे हैं कि हाँ बोल दिया तो करना पड़ेगा. या प्यार मोहब्बत भी तो आजकल लोग हाँ ना करता रहता है. ये तो जीएसटी है, बिजनेस है. रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड आइदर बाय प्रॉपर ऑफिसर और ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. मतलब जो रजिस्टर्ड है वो खुद एप्लीकेशन करके कैंसिल करना चाहता है. सर कब कब? सर कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है. सर अगर आपका बिजनेस ही नहीं रहा तो रजिस्ट्रेशन क्या करेगा? बिजनेस डिसकंटिन्यूड तो रजिस्ट्रेशन क्या करेगा सर? सर बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में भी आप
कैंसिल कर लोगे। सर बिजनेस अमालगमेट हो रहा है, इतना दिन वोडाफोन अकेला रजिस्ट्रेशन में काम कर रहा था, अब वोडाफोन आइडिया मिक्स करके काम कर रहा है, तो फिर रजिस्ट्रेशन भी मिक्स होना चाहिए। हाँ सर, जब दो बिजनेस जुड़ जाए तो बिजनेस का जो पोजीशन है, जो बिजनेस का जो करंट कंडीशन है वो भी चेंज हो जाता है ना। तो अमालगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी डिमर्ज्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, या तो बिजनेस खत्म ही कर दिया आपने, ऐसे केसेस में आप कैंसिलेशन के लिए जा सकते हो। या तो पीओ आके करेगा या तो आप खुद कर लो, मतलब एप्लीकेशन डालो, खुद तो हो नहीं सकता, रिवोक भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? हेलो, कि कब कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए या तो प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है या तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। आपके डालने से ही आप मतलब एप्लीकेशन मान लेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। है सर। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस का रूल्स रेगुलेशन ही चेंज हो रहा है। अरे पहले कपड़ा का धंधा करते थे, आप तेल का बिजनेस करते हो, तो आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो रहा है, तो आपको बोलना चाहिए ना, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी रेट वगैरह सब चेंज हो जाएगा, तो उसके हिसाब से लाइबिलिटी बदल जाएगा। तो अगर बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज होता है तो फिर आपको उसके बारे में बोलना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जो टैक्सेबल पर्सन है वो भी रजिस्टर्ड रहना नहीं चाहता, तो ये सारा का सारा केस में आप कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन, प्रॉपर ऑफिसर खुद भी कैंसिल कर सकता है। कब कब सर? रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंट्रावेंट द प्रेस्क्राइब्ड प्रोविजन, अगर आप कोई रूल तोड़ते हो। रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ्स, अब लगातार 6 महीना रिटर्न फाइल नहीं करोगे। 3 मंथ्स फॉर कॉम्पोजिशन सप्लायर, कॉम्पोजिशन मतलब आप जान रहे ना, कॉम्पोजिशन उसको बोलते हैं जो रेगुलर नहीं है, जिनका रेट ऑफ टैक्स भी कम होता है, जिनको एनुअल क्वार्टर या मंथली रिटर्न जमा करने का जरूरत नहीं होता, जिनका रेट ऑफ टैक्स भी कम रहता है काफी, ठीक है, तो एनुअली एक सर्टेन अमाउंट जमा करते हैं। तो जो कॉम्पोजिशन सप्लायर है उनके केस में 3 मंथ अगर वो प्रॉपर टैक्स नहीं देता है, और जो रेगुलर सप्लायर है वो अगर 6 महीना कंटिन्यूअसली अगर टैक्स देना बंद कर देता है, रिटर्न फाइल करना बंद कर देता है, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर खुद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। बात समझे सर? एंड वॉलेंटरी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो खुद को वॉलेंटरी रजिस्टर्ड किया था बट अपना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, 6 महीना हो गया। जैसे मानो कि रोशनी ने बिजनेस करने के लिए जीएसटी रजिस्टर वगैरह सब कुछ कर लिया, आजकल बहुत सारा यूथ मिलता है जानते हो, रोशनी को नहीं बोल रहा हूँ, बस सभी को बोल रहा हूँ। आजकल बिजनेस करने के लिए ना यूथ बड़ा ही मतलब दे आर वेरी क्रेजी अबाउट बिजनेस, एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर बनने से पहले ही दे फील दैट कि हमें सारा का सारा पेपर वर्क पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? आजकल ऐसा लोग मिलता है ना, मतलब दे फील दैट कि बिजनेस करने के लिए पेपर वर्क पहले जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लाइसेंस बना लेते हैं, एवरीथिंग फर्स्ट। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो पहले बिजनेस करो, फिर आप जो भी करना है करना। तो ऐसे बहुत केस में देखा गया है, सब कुछ बन गया है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, बट बिजनेस ही नहीं बना। बिजनेस का कमेंस मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 मंथ्स बीत गया, फिर भी बिजनेस ही नहीं बना, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉडली लिया गया, विलफुल मिसस्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देके, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने सप्रेस कर दिया, मतलब दिखाया नहीं, ओमिट कर गए आपने जानबूझ के, तो ऐसे केसेस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा कौन? पीओ, प्रॉपर ऑफिसर। ओके, once a registered person has applied for cancellation of registration or the proper officer seeks to cancel his registration, proper officer may suspend his registration during pendency of proceeding relating to cancellation of registration filed by such registered person. That means कई बार ऐसे होते हैं कि आपने एप्लीकेशन तो डाल दिया कैंसिलेशन के लिए, बट अगर आपका कुछ ड्यू वगैरह रहा ना मार्केट में, तो पीओ आपका कैंसिलेशन अप्रूव नहीं करेगा। सर कैसे? देख लेते हैं सर कैसे, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो सकता है। प्रोसीडियर फॉर कैंसिलेशन, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन एंड वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, दोनों पॉइंट अलग है, मैं एक एक करके बताता हूं। रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन shall apply for the same within 30 days of occurrence of the event of warranting cancellation in prescribed form
फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड, मतलब कितना आईटीसी उसके पास है, हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट्स कंटेंट कितना स्टॉक है, इन सेमी फिनिश्ड गुड्स में कितना स्टॉक है, एवरीथिंग, हेल्ड इन स्टॉक एंड ट्रेड एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, मतलब जो भी उसके बिजनेस का स्टॉक का डेटा है, कैपिटल गुड्स का डेटा है, जिसका जिसका आईटीसी उसने क्रेडिट में दिखा के रखा है, ऑन द डेट फ्रॉम व्हिच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज शाउट लायबिलिटी देयर ऑन पेमेंट इफ एनी मेड एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। सिंपल बात है सर, registered person seeking cancellation shall apply for the same within 30 days of occurrence of the event of warranting cancellation, मतलब वो वारंट करना चाहते हैं कि भाई मैं कैंसिल करना चाहती हूँ। अब इन प्रेस्क्राइब फॉर्म में फर्निशिंग डिटेल्स देना पड़ेगा, जहां पर वो बोलेगा अपना स्टॉक जो भी उसके बिजनेस पे है, जिसका वो बिजनेस करता है, जो भी इनपुट उसके हाथ में है पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग, सेमी फिनिश गुड्स मतलब जो गुड्स कंप्लीट नहीं हुआ, कैपिटल गुड्स मतलब जो मशीनरी या कैपिटल गुड्स मतलब जिसका आप जानते हो ना, कैपिटल गुड्स में भी आप आईटीसी वगैरह ले सकते हो, तो एवरीथिंग का डिटेल्स जमा करो, सारा का सारा डॉक्यूमेंट जमा करो, जिसके जिसके लिए आप शाउट कर रहे हो लायबिलिटी जो भी है वो भी क्रिएट करो, तो इसके बाद ही आप कर सकते हो। नाउ प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, शैल इशू द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सेम, अगर सब कुछ प्रॉपर हो गया तो कर देगा। बट सर इन केस बात को समझिए सर, इन केस, अब इन केस में क्या हो सकता है, रिवोकेशन हो जाएगा, कैंसिल होने नहीं देगा, ठीक है, आप चाहने से भी नहीं। In case where registration is cancelled suo motu मतलब by own motion, suo motu means own motion by the proper officer, the taxable person can apply within 30 days of service of cancellation order requesting the officer for revoking the cancellation ordered by him, मतलब आप खुद ट्राई किए थे, आप अभी खुद ही आके बोल रहे हो कि भाई नहीं 30 दिन के अंदर मेरा कैंसिलेशन को फिर से रिवोक कर लो, ठीक है, ये सुओ मोटो हो गया, मतलब आप पहले खुद से ही आपने दिया था, रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड सुओ मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने कर दिया था। अब टैक्सेबल पर्सन कैन अप्लाई विद इन 30 डेज, मतलब ये बेसिकली बात है कि सुओ मोटो मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर ने कर दिया था आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, बहुत सारा रीजन था ना, से फॉर एग्जाम्पल कि 6 महीना बिजनेस करने के रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 मंथ्स बीत गया, बिजनेस नहीं हुआ, तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर दिया। अब आप टैक्सेबल पर्सन हो, आप 30 दिन के अंदर अप्लाई करो, रिक्वेस्ट करो ऑफिसर को फॉर रिवोकिंग द कैंसिलेशन ऑर्डर्ड बाय हिम, ठीक है, ये हो सकता है। हाउएवर बिफोर सो अप्लाइंग द पर्सन हैज टू मेक गुड द डिफॉल्ट्स, इससे ये सब करने से पहले बिफोर सो अप्लाइंग द पर्सन हैज टू मेक गुड द डिफॉल्ट बाय फाइलिंग ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स, मतलब फिर से अपना रजिस्ट्रेशन को पाने के लिए उसका जितना मतलब डिटेल्स रिटर्न वगैरह है, जो भी पेंडिंग रिटर्न है, मेकिंग पेमेंट्स ऑल ड्यूज एंड सो सब कुछ करो, उसके बाद फॉर विच द रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड बाय द ऑफिसर, एवरीथिंग आप प्रॉपर करो, फिर जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। If satisfied, the proper officer will revoke the cancellation earlier ordered by him, and however if the officer concludes to reject the request for revocation and cancellation, he will first observe the principle of natural justice by way of issuing notice to the person and hearing him on the issue। ऑफिसर हियरिंग के लिए बुलाएगा, सो कॉज नोटिस देगा, फिर आपको सुनानी होगा, आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, आपने क्यों ड्यूज क्लियर नहीं किया, तभी जाके आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। ओके, अब पीओ का भी कुछ खेल एक बार देख लेते हैं। पीओ शैल इशू ए सो कॉज नोटिस, एससीएन का मतलब होता है सो कॉज नोटिस, टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज टू रिप्लाई टू द सेड नोटिस विद इन 7 दिन 7 डेज के अंदर, मतलब पीओ खुद आके सुओ मोटो कर रहा है, बेसिकली सो कॉज नोटिस दे रहा है टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज टू रिप्लाई टू सेड नोटिस 7 दिन के अंदर, मतलब ऐसे नहीं कि ऑफिसर का मन हुआ और कैंसिल कर दिया, वो आपको मैसेज देगा, मतलब बेसिकली नोटिस देगा, 7 डेज के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप्ड, प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप्ड इफ रिप्लाई टू एससीएन इज सेटिस्फैक्टरी, मतलब आपने जो भी जवाब देना था दे दिया, और अगर सो कॉज नोटिस सेटिस्फैक्टरी है, where instead of replying to so cause notice person furnish all pending returns and makes full payments of tax along with interest and late fee, cancellation order shall be issued within 30 days of reply to so cause notice where registration is liable to be cancelled। बात को समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर रहा है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, तो आपको सो कॉज नोटिस देगा, पीओ शैल इशू ए सो कॉज नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज टू रिप्लाई टू द सेड नोटिस विद इन 7 डेज, प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप्ड, इसका प्रोसीडिंग्स जो है उसको ड्रॉप किया जाएगा,
If reply to so cause notice is satisfactory, where instead of replying to so cause notice, अगर so cause notice के रिप्लाई ना देके पर्सन क्या किया, उनका जितना पेंडिंग रिटर्न्स था, जितना फुल पेमेंट वगैरह टैक्स था, सब कुछ इंटरेस्ट लेट फी सब पेमेंट कर दिया, तो कैंसिल करने में क्या प्रॉब्लम है? जिनका ड्यू वगैरह कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन ऑर्डर शैल बी इशूड, कौन? पीओ करेगा विद इन 30 डेज ऑफ रिप्लाई टू सो कॉज नोटिस, सो कॉज नोटिस का रिप्लाई के 30 दिन के अंदर, where registration is liable to be cancelled, तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रिवोक भी हो सकता है, और रिवोक का पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये सब रीजन के थ्रू से आपका रिवोक हो जाएगा। बोलो सर, ये वाला पॉइंट कुछ समझ में आया? प्रोसीडियर फॉर कैंसिलेशन। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो सर। प्रोसीडियर फॉर कैंसिलेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। हेलो सर, एनी डाउट सर? सभी को पूछ रहा हूँ, बोल सकते हो। No, brother. नो सर, क्लियर है। क्लियर है? वेरी गुड सर। ज्योति, तथा, प्रियतमा, बोलो। है सर। ओके सर, ठीक है। नंदिनी, नंदिनी, रित्सा, क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मैं आज और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोग घर में एक बार क्वेश्चंस को प्लीज गो थ्रू करना। काफी सारा क्वेश्चन है। 1, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। 6 7 8 9 10 15 क्वेश्चन है सर। 15 क्या, 22 क्वेश्चन है। प्लीज एक बार देखना सर, हाँ, ट्राई करना। सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर और हिंट्स भी दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोग एक बार क्वेश्चंस को देखना सर, कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है और कितना नहीं। और एक चीज भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा आज, दैट इज कुछ एग्जांपल्स रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, कुछ केस स्टडीज एग्जांपल्स, दैट इज ऑल्सो आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा अच्छा कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लीज एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। कोई डाउट रहे तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना। रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो जाके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो फिर पूछ सकते हो, ठीक है सर। तो आज यहीं तक था सर, आज हम लोगों का डिस्कशन यहीं तक था, ठीक है। कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो सर टाटा, फिर बाय। राक्षी दादा। ओके रोशनी, टाटा। ओके प्रिया, बाय सर। बाय, टाटा सर। राक्षी सर। ओके टाटा।